आज होगा लोकसभा चुनाव का शंखनाद। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। देश भर में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर। तेलंगाना के नगर कुर्नूल और कर्नाटक के कलबुर्गी में करेंगे जनसभाएं। मेरा भारत मेरा परिवार नाम से थीम सॉन्ग की हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया पोस्ट। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। वहीं बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए लाया गया दिल्ली। और खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची आरसीबी। एलिमिनेटर राउंड में मुंबई इंडियंस को 5 रन से दी शिकस्त। रविवार को होने वाले खिताबी मैच में दिल्ली से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव का आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा और इसके साथ ही देश भर में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आम चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग आज कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी करेगा। चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे तारीखों की घोषणा करेगा। तो आगामी लोकसभा चुनाव का आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो जाएगा और इसके बाद तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। आम चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग आज कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा करेगा। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात ऋषि, आज 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है और इसके साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता वो लागू हो जाएगी। क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की इन चुनावों को लेकर? लोग ये जो घड़ी है यानी कि चुनावों की जो घोषणा की जो पल है वो आज 3 बजे जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसके बाद देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम एक प्रगाढ़ लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए देश के रूप में अपने 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न कराने के लिए विधिवत रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि भारत 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों के लिए तैयार है और उसके किन चरणों में कितने चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे, उन सब की विस्तृत रूपरेखा चुनाव आयोग आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने रखेंगे। जहां तक तैयारियों की बात करें तो समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिन तैयारियों में खास तौर से सबसे पहले जो शुरुआत होती है इलेक्टोरल रोल यानी कि जो मतदाता सूची है उसकी तैयारी सबसे पहले शुरू की जाती है, क्योंकि वोट देने वाले ही लोकतंत्र को और सरकार को बनाते हैं और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मतदाताओं की होती है। तो सबसे पहले इलेक्टोरल रोल और आखिरी जो इसमें पायदान होता है जिसमें कि चुनावों की तारीखों की घोषणा। और इन दोनों चीजों के बीच में चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभाओं के भी अगर चुनाव होने हैं, जैसे कि कई राज्यों के विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं, इन सब की विस्तृत तैयारी करता है, जिसमें कि ऑब्जर्वर्स के माध्यम से तय करता है कि इस बार जैसे कि हमने देखा 2000 से अधिक ऑब्जर्वर दिल्ली में आए और उनको चुनाव आयोग ने
अपने निर्देशों के माध्यम से साफ कहा कि उनको क्या क्या करना है और किस तरीके से चुनावों के आदेशों का अनुपालन करना है। इस बार एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन तैयारियों में चुनाव आयोग ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से जो बाल श्रम है वो चुनावों के दौरान नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो चुनाव की तैयारियां हो, या किसी भी तरीके का बच्चों का उसमें उपयोग चुनावों के दौरान नहीं होना चाहिए। ये इस बार की नई गाइडलाइंस के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि चुनाव आयोग इन लोकसभा चुनावों के साथ उसको शुरू करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो तमाम तैयारियां हैं चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में जाकर की हैं, अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट्स मंगाकर देखी है, तो इन सभी तैयारियों को मुकम्मल पूरा करने के बाद ही, और जैसे कि आप जानते हैं कि 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्त भी अब चुनाव आयोग की टीम में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में आज ये जो घोषणा होगी वो समस्त चुनाव आयोग की टीम के द्वारा होगी। ये भी बताइए ऋषि कि कितने चरणों में ये चुनाव होंगे और किन किन राज्यों में, कुछ राज्यों में साथ ही में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा होने जा रही है, तो किन किन राज्यों में विधानसभा का भी बिगुल बज सकता है और कितने चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे? देखिए, चरणों की बात करें तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अधिक से अधिक लोगों को बूथ तक पहुंचाने की जो कवायद चुनाव आयोग की है, उसको पूरा करने की जो सबसे बड़ी मुहिम है, उसको पूरा करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाने चाहिए वो चुनाव आयोग अपनाता है। जिसमें सबसे ज्यादा गौरतलब है कि जो बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है, इन सब जगहों पर कई चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है 7-7 चरणों में यहाँ पर चुनाव कराए गए हैं। वहीं पर ऐसे राज्य हैं जो चुनाव जो बड़े तो हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियों के हिसाब से 1 या 2 चरणों में ही चुनाव कराया जाना आयोग के लिए संभव हो पाता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग हैं, वहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो अलग है, वहां की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। तो उन राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि 5 से 7 चरण के बीच में देश में चुनाव हो सकते हैं, और इसके लिए कह सकते हैं कि 1.5 महीने का जो समय है वो करीब करीब इसके लिए मुकर्रर किया जा सकता है। जहां तक विधानसभाओं की बात करें तो उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य है इस समय, जिसमें कि विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, सिक्किम में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आंध्र प्रदेश में चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो ऐसे तमाम विधानसभाओं के जो कार्यकाल है वो लोकसभा के साथ ही शुरू होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आजादी के बाद जितने भी शुरुआती दौर में चुनाव हुए उसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। उसी पैटर्न पर इन राज्यों में अभी भी लोकसभा के साथ ही चुनाव होते हैं। तो इस चुनावों में, इन चुनावों की घोषणा में विधानसभा में किन चरणों में चुनाव होंगे उसको भी यहाँ पर चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। जहां तक उड़ीसा की बात करें या और राज्यों की बात करें तो जैसे सिक्किम है या अरुणाचल है, तो यहाँ पर ज्यादा चुनौतियां आयोग के सामने नहीं होती हैं, तो ऐसे में कम चरणों में यहाँ पर चुनाव संपन्न हो जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए टीटी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल?
निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत कर दी और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में होगी। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तेलंगाना के नगर कुर्नूल से हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस समय दक्षिण है और दक्षिण को साधने की पूरी तैयारी है। तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें जनता के बीच ले जाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या कुछ शुरू हुआ है और आप किस किस लाभ को उठा सकते हैं। आज की ये रैली भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए शैला, आज चुनावों की घोषणा होगी और चुनावों की घोषणा होने के बाद राजनीतिक दलों के लिए ये परीक्षा का समय है और हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो अपनी इस चुनावी परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी परीक्षा को डिस्टिंक्शन के साथ पास करना चाहती है, क्योंकि इस बार एनडीए के जो 400 पार का नारा दिया है और भारतीय जनता पार्टी 370 पार का नारा दिया है, तो निश्चित तौर पर इस आंकड़े को छूने के लिए, इसको पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान संभाल ली है। और उसी क्रम में दक्षिण भारत का 4 दिन का दौरा प्रधानमंत्री का रहेगा। आज वो तेलंगाना के अंदर है, नगर कुर्नूल में। यहाँ पर एक बड़ी चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। हम जानते हैं कि कल तेलंगाना के अंदर वो एक बड़ा रोड शो उन्होंने किया है, केरल के अंदर चुनावी सभाएं उन्होंने की हैं, कल वो कर्नाटक के अंदर होंगे, आंध्रा में होंगे। तो कुल मिलाकर 400 पार का जो नारा है उसको पार करने के लिए अब जनता के बीच में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चुनावों की घोषणा भले ही आज हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए कल्याणकारी योजना, राज्यों का विकास, आम मानस का विकास, उसके लिए जो पिछले 5 नहीं बल्कि 10 सालों में जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया है, उन बातों को लेकर प्रधानमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल एक नई बात यह जरूर है कि इस बार दक्षिण भारत के किलों को फतेह करना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके संकेत तो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ही मिलने लगे थे। कहा जाता था कि एक समय ऐसा भी था कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के अंदर अच्छा नहीं कर पाती, अच्छा नहीं कर पाएगी, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन तेलंगाना के अंदर 2019 में 4 सीटें जीतना, कर्नाटक के अंदर बढ़त बनाना, ये सारे वो नतीजे हैं जो जनता के
माध्यम से सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो, जनसभाएं हो, लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और बीते कुछ समय में हमने देखा है जिस प्रकार से जनता का प्यार जो है उमड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, जिस तरह से आतुर नजर आते हैं वहां के लोग, तो वो दर्शाता है कि जो पहुंच है, जो दिल में जो घर बना लेना होता है, वो कहीं ना कहीं बना लिया है प्रधानमंत्री ने। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, एनईपी ने जिसे सजाया है, अपने कौशल को फैलाया है, नए रोजगार को पाया है, अमृत काल की ये आंधी है, मोदी सरकार की गारंटी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। अरविंद, और आपको बता दें कि उनको अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बेल मिल गई है। तो दिल्ली शराब घोटाला मामला है, बार बार समन जारी होने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के विरुद्ध कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज की थी। नीरज सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, खबर मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे और वहां पर उनके वकील पहले से ही मौजूद थे। और जैसे ही बहस शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट ने पेश होने के लिए बुलाया तो वो कोर्ट के सामने पेश हो गए, लिहाजा उनको जमानत दे दी जाए। और जब भी जांच एजेंसी अगर उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए बोलेगी तो वो जांच एजेंसी को सहयोग करने के लिए तैयार है। अदालत ने जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी दलील को स्वीकार किया है और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है 1 लाख की सिक्योरिटी और 15,000 के बॉन्ड के ऊपर। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी बता दें कि इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो ईडी उनके खिलाफ सम्मन जारी नहीं कर सकता। ईडी उनके खिलाफ सम्मन भी जारी कर सकता है और ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला भी सकता है, क्योंकि कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि वो जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। हम ये कह सकते हैं कि फौरी तौर पर जरूर अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जांच है वो उस जांच का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। ईडी उनको फ्रेश सम्मन जारी कर सकती है और उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। नीरज, जब वो कह रहे हैं कि हम जांच एजेंसी के सामने जो है सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो इतने समय से जांच एजेंसी के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे? 8 सम्मन, उनकी अवहेलना करना, सहयोग नहीं करना, फिर ये सब क्यों हो रहा था? तो देखिए, यही दोहरी कह सकते हैं कि रणनीति है अरविंद केजरीवाल की कि अदालत के सामने कुछ और कहते हैं, जांच एजेंसी के सामने कुछ और कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन जारी किए थे तो कभी राजनीतिक व्यस्तता का उन्होंने बहाना दिया, जब दूसरी बार सम्मन जारी किए तो उन्होंने ये कहा कि वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं और अलग अलग सम्मनों पर अलग अलग तरीके के बहाने बनाते रहे। जब ईडी ने तीसरा
और चौथा सम्मन जारी किया तो उन्होंने ईडी से पूछा कि क्या वो मुख्यमंत्री को सम्मन जारी कर रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल को जारी कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम बहाने उन्होंने ईडी के सामने रखे और यही कारण है कि उसके बाद ईडी अदालत में गई और ईडी ने अदालत को ये स्पष्ट किया कि केजरीवाल लगातार अवहेलना कर रहे हैं ईडी के सम्मनों की, लगातार बहाने बना रहे हैं, लिहाजा अदालत इस मामले में दिशा निर्देश दे। अदालत ने 16 तारीख को ये रखा था कि अरविंद केजरीवाल को 16 तारीख को अदालत के सामने पेश होना होगा। उससे पहले भी आप देखें तो कल भी एक लंबी बहस हुई और ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि वो 16 तारीख को अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते, तमाम तरह की व्यस्तताएं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 16 तारीख को उनको अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यही कारण है कि उनको आज पेश होना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी दलील कोर्ट ने स्वीकार की और उनकी जो जमानत है वो इस समय स्वीकार कर ली है, जिसमें 1 लाख रुपए सिक्योरिटी और 15,000 रुपए बॉन्ड। ये भी बताइए नीरज, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे क्या मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाया गया है या व्यक्तिगत तौर पे बुलाया गया है, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर ईडी जो है समन नहीं भेज सकती है? देखिए, बिल्कुल भेज सकती है ईडी, मुख्यमंत्री के तौर पर भी सम्मन भेज सकती है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख होने के नाते तब भी सम्मन भेज सकती है, क्योंकि आप देखें कि जो साउथ लॉबी का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया था चुनावों में, ये बात स्पष्ट निकलकर सामने आई। तो अगर ईडी सम्मन करती है और दिल्ली की शराब नीति जब बनाई गई थी तो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के, बिना मुख्यमंत्री के साथ विमर्श किए ये संभव नहीं था। ईडी की जांच में ये भी बातें निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से के कविता और जो उनके दूसरे सहयोगी थे उनसे अरविंद केजरीवाल ने बात करी थी। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया, जिन्होंने 12 से 13 फोन उस ड्यूरेशन में बदले और उन फोनों को डिस्ट्रॉय किया, तो कहीं ना कहीं ये एक मंशा थी और बिना मुख्यमंत्री के शराब नीति लागू होना ये संभव ही नहीं था। और ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री के यहाँ पर बैठक हुई थी और वहीं पर ये शराब नीति को लेकर डिस्कस हुआ था कि किस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको दिल्ली की शराब नीति में बड़ी हिस्सेदारी देनी है और जो सरकारी हिस्सेदारी है उसको हटा लेना है। तो ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की नॉलेज में थी, उनकी सहमति से थी। यही कारण है कि ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती थी, मुख्यमंत्री के नाते भी पूछताछ करना चाहती थी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख होने के नाते भी पूछताछ करना चाहती थी, क्योंकि साउथ लॉबी का जो पैसा है वो चुनावों में भी खर्च हुआ। तो ये लगातार बहाने बनाना कहीं ना कहीं एक रणनीति थी अरविंद केजरीवाल की, ताकि ईडी की जांच से वो बच सके। लेकिन अब कोर्ट ने भी ये कह दिया कि उनको सहयोग करना होगा और ईडी की तरफ से भी ये है कि वो फ्रेश सम्मन जारी करके अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो चलिए नीरज, आप अपनी खबर नजर बनाकर रखिए इस खबर पर, आगे आपसे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीटी न्यूज। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करके ये गाना लॉन्च किया। मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है। दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ।
मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। कांधे पे रख के हाथ मेरे मुझको वो समझाता है, वो देता हर पल साथ मेरा, मेरा हौसला बढ़ाता है। परवाह उसे है मेरी, मैं उसका पहरेदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। मेरे सर की पक्की छत है वो, मेरे अपनों की सेहत है वो, मेरी जरूरतों का पता उसे, बदल रहा मेरी किस्मत वो देख रहा जो सपने में उनका किरदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। देश की हर माँ को उसने अपनी माँ माना, देश की हर बेटी को उसने अपना सा जाना। मैं चला बनाने उसकी फिर से अब सरकार हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं मोदी का परिवार हूँ, 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 मोदी नु परिवार छु मोदी कुटुंबम आमी मोदी परिवार मी मोदींचा परिवार आहे नन्नदु मोदी परिवार मोदी गारी कुटुंबम नेनु ज्ञानम मोदी उडे कुटुंबमाने मोई मोदी पोरियाला मोदी यांका परिवार मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार। और आपको बता दें कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सहगल की नियुक्ति 3 साल की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए तय की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।